Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 10 in civics class 8th, and the chapter name is Law and Social Justice. तो आज के चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉज के बारे में और कैसे ये लॉज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि सोसाइटी में हमें जस्टिस मिले। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉज हैं ये क्या होते हैं। लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच वी ऑल हैव टू फॉलो, दीज आर द लॉज। अब ये लॉज हमारी हेल्प करते हैं कि सोसाइटी में हमें कैसे जस्टिस मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। तो आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉज बने होने चाहिए पर्टिकुलर हर प्रॉब्लम के लिए, और कैसे इन लॉज की हेल्प से कोई भी पर्सन है, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो ट्रेडर हो, उनको जस्टिस कैसे मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट इज़ द वर्कर्स वर्थ। तो जो वर्कर है, वर्कर होते हैं जैसे कि जो काम करने वाले पर्सन है, लेबरर हैं, जिनको हम मजदूर कहते हैं, उनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे यूएसए में एक वर्कर जो वहाँ उसकी लाइफस्टाइल है, जो वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, इस तरह से। देन वी विल डिस्कस द एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। तो जो लॉज हैं हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, क्या उनको एनफोर्स किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो किस लेवल तक किया जा रहा है, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब जैसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ लॉज मेंशन है, तो वैसे ही एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रह सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लॉज थे वो कैसे इंट्रोड्यूस किए गए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का कंक्लूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी रिकॉल कराई जा रही है, स्टोरी ऑफ ए शर्ट, जो आपने 7th क्लास में सिविक्स की बुक में रीड की थी। इस स्टोरी में हमने देखा था कि जो शर्ट है उसको बनने की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या शो करती है, वो एक चेन को बताती है मार्केट में, कैसे जो कॉटन प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो पहले कॉटन की क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ से लेकर के बीच में जितने भी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि कॉटन को निकाला, कॉटन से थ्रेड बनाया, फिर थ्रेड से क्लॉथ बना, क्लॉथ से शर्ट बनी, फिर शर्ट से फाइनली वो कहाँ पहुँची, शर्ट मार्केट में पहुँची, मार्केट में जाके कंज्यूमर ने उसे ख़रीदा तो वो बायर। तो इस तरह से जो शर्ट है वो डिफरेंट स्टेप्स से, स्टेजेस से होकर के पास ऑन हुई है। तो ये पूरी चेन क्या शो करती है, ये पूरी चेन शो करती है बाइंग एंड सेलिंग। तो हर स्टेप में हमने यही देखा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत से लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो शर्ट के बनने की जो एक्टिविटी है इसमें अंगेज रहते हैं, चाहे वो एक स्मॉल फार्मर हो जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर उसके वीवर्स हों या वर्कर्स हों जो उस पर्टिकुलर शॉप या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इनको क्या करते हैं, इनको मार्केट में ना किसी तरह से एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। तो जो इनके ऊपर वाले लोग होते हैं, जैसे वर्कर हैं, ये जिस शॉप में या जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा, इनको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। एक तरीका तो ये है, एक वे हो सकता है, एक वे ये है कि वो इनको प्रॉपर सैलरी नहीं दे, प्लस जो इनकी जो सैलरी डिसाइड की हुई है पहले से उसको कम करके दें। तो इस तरह से जो अनफेयर सिचुएशन होती है मार्केट में, तो इन सिचुएशन को डील करेंगे हम हमारे इस चैप्टर में, सोशल जस्टिस, लॉ एंड सोशल जस्टिस में यही देखेंगे। मार्केट्स एवरीवेयर टेंड्स टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द पीपल। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बिल्कुल नीचे लेवल पे हैं, जो वीक पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में। मार्केट में इस तरह से होते हैं कि जैसे कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपने से नीचे वाले को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, क्योंकि हर पर्सन मार्केट में क्या चाहता है, उसका प्रॉफिट हो,
तो इस तरह से कई बार जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किन किन को फेस करना पड़ता है, वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को। अब इसीलिए लोगों को बचाना है, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। अब ये रूल्स रेगुलेशन किस लिए बनाए हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं इसको कम से कम किया जा सके। अब कम्प्लीटली तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं इसको कम्प्लीटली एंड कर देंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको मिनिमम से मिनिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी बुक में एक कॉमन मार्केट सिचुएशन दी हुई है, जो एक मार्केट में कॉमन सिचुएशन होती है और जो इशू रहता है उसमें सिर्फ इशू क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्कर्स के वेजेस को लेकर इशू है कि जो अमाउंट वो अपने काम करने के बदले में अमाउंट मिलती है दैट इज वेजेस। तो इस सिचुएशन में कौन कौन इंक्लूड है, प्राइवेट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस पर्सन है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, नॉर्मली क्या चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो अब प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ये क्या कर देते हैं, समटाइम्स दे डिनाई द वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस। तो जो वर्कर्स के राइट है उनको वो नहीं देते, प्लस कई बार उनको जो वेजेस पहले डिसाइडेड होती है कि इतनी अमाउंट आपको सैलरी में मिलेगी, इतनी अमाउंट आपको इस पर्टिकुलर काम करने के लिए मिलेगी, वो अमाउंट भी नहीं देते। तो ये क्या हो रहा है, ये उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी तरह से अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि मिनिमम वेजेस, कि पर्टिकुलरली आप इससे कम वेजेस में काम नहीं करोगे, इससे कम से कम तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया अमाउंट कि एक दिन के काम करने के लिए इससे कम वेजेस आप किसी भी वर्कर को नहीं दोगे। तो ये जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं ये हर साल रिवाइज भी किए जाते हैं, ठीक है, इसमें धीरे धीरे अमाउंट इंक्रीज होती है। तो अब जैसे ये लॉ बना है, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मेन टू द प्रोटेक्ट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। तो इसी तरह से कुछ और लॉज बने हैं जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, क्योंकि मार्केट में वही सिचुएशन होती है जो एक फॉरेस्ट में होती है। जैसे कि जो लॉयन है वो किसका शिकार करेगा, वो शिकार करेगा डियर का, ठीक है। अगर हिरण तेज नहीं भागेगा तो शेर उसे पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसे नहीं खाएगा तो फिर वो भूखा रह जाएगा। इसी तरह से मार्केट में ये सिचुएशन होती है कि आप दूसरों का एक्सप्लॉइट करो, अपना बेनिफिट उठाओ। तो इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लॉज बनाती है टू हेल्प इंश्योर दैट रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पार्टीज। तो ये जो पार्टी है ना पूरी मार्केट में, इनके रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये एक दूसरे का एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, एक दूसरे से ज़्यादा अमाउंट ना ले, तो नीचे वाली पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे जो वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इनको प्रोटेक्ट करती है लॉज बना के। अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ, कि आपने लॉ बना दिए, रूल्स रेगुलेशन बना दिए, वी ऑल हैव टू फॉलो दीज लॉज, तो इतना इनफ नहीं है, ठीक है। कानून बना देना इनफ नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, कि जो लॉज आपने बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो, ठीक है। दिस मीन्स दीज लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड, ये लोगों से लागू करवाया जाए, इनको मनवाया भी जाए लोगों से। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो लोग इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। एनफोर्समेंट तब सही मायने में एनफोर्स होता है कोई लॉ कि जब आप किसी वीक पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के एक्सप्लॉयटेशन से उसको बचा रहे हो। कई बार क्या होता है, टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट द वर्क साइट, पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, काम चल रहा है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और जो लोगों को वायलेट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनको पनिश भी कर सकती हैं। Though making and enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure the social justice. तो social justice को ensure कराने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, जो लॉज बना दिए हैं, कानून बना करके उनको एनफोर्स करा के लोगों से मनवाना है, उसको एनफोर्स करना है, प्लस अपहोल्ड। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लॉज बना दिए, उनको एनफोर्स करा दिया, कुछ टाइम के लिए एनफोर्स करा दिया, बाद में वो चीज़ नहीं है। अपहोल्ड मीन्स उसको मनवाना है, उसको मेंटेन करके रखना है।
तो इससे क्या कर सकते हैं हम, जो भी इंडिविजुअल और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अंडर में जो चीज़ें आती हैं ताकि लोगों को सोशल जस्टिस सही मायने में मिल सकें। तो इस तरह से कुछ लॉज बने हुए हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड भी हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने हमारे चैप्टर 1 में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट क्या कहता है, इट सेज दैट नो वन कैन बी एनफोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर द बॉन्डेज, कि आप किसी को कम से कम काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती आप किसी से कम पैसे में काम नहीं करा सकते हो, ना ही आप किसी को अपने बिल्कुल बॉन्डेज करके रख सकते हो, बंधवा मजदूर बना करके रख सकते हो, मतलब वो आपके लिए ही काम करेगा, किसी दूसरी जगह काम नहीं करेगा। इस तरह की प्रैक्टिसेस किसके अंदर आती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ने और क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि कोई भी जो चाइल्ड है अगर उसकी एज 14 ईयर से कम है तो आप उससे फैक्ट्री या माइंस में किसी तरह की जो डेंजरस एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो भी डेंजरस खतरनाक जो काम होते हैं, इस तरह की कोई भी काम आप उनसे नहीं करवा सकते हो। इट इज़ अगेंस्ट द लॉज। अब यहाँ पे हमारे सामने एक केस स्टडी दी हुई है, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो भोपाल है, भोपाल कहाँ है, हमारे इंडिया में है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इन द ईयर 1984 में एक कंपनी आई थी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी। इन्होंने आकर के यहाँ पे अपना एक प्लांट सेटअप किया, और वो प्लांट किस चीज़ का था, पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स बनते थे वहाँ पे। तो एक दिन यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई, और वो कब हुई, मिडनाइट 2 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, इस ट्रेजेडी में, रात को जब लोग सब अपने घरों में सो रहे थे तो वहाँ से अचानक से गैस लीक हो गई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो काफ़ी एक पॉइजनस गैस थी, काफ़ी जहरीली गैस थी, ठीक है। जिससे जो क्या हुआ था कि लोग अपने घरों में सोए हुए थे, तो उस टाइम पे लोगों के साथ क्या हुआ कि लगभग 12:30 AM के टाइम पे जब जो लोग सोए हुए थे, कईयों को बहुत बुरी तरह से कफिंग हो गई, कईयों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लोग चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे, कईयों की आइज़ बर्न हो गई, इस तरह से लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। और जब सुबह हुए तो सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी, जिसमें से 3 ही दिन में क्या हो गया था, 8000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड 100 of thousands वर में काफ़ी वो बुरी हालत में थे। तो इससे क्या हुआ कि इस तरह से लोगों को मास क्रिमिनेशन हुआ था, मतलब बहुत सारे बॉडीज़ को एक साथ जलाया गया था। अब इसमें हुआ क्या था कि इसके बाद भी इसका इफेक्ट इतना था कि जो गैस लीक हुई थी उसका इफेक्ट इतना रहा कि उसके काफ़ी टाइम बाद भी जो पर्सन वहाँ ठीक हो गए थे, उस गैस के इफेक्ट में आए थे, बाद में ठीक हो गए थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी उनको। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है, अभी जब बच्चे बर्थ लेते हैं वहाँ पे, वो फिजिकली डिसेबल होते हैं, किसी ना किसी तरह से वो एबनॉर्मल ही होते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे ये जो एक्सीडेंट था ना, जो डिजास्टर हुआ था, लोगों ने कहा कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट होता है वो अपने आप होता है, लेकिन लोगों का मानना था ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे इस तरह का केस हो चुका था, थोड़ी सी गैस लीक हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। और इतना बड़ा जो लॉस हुआ था, लोगों का जान मान की हानि हुई थी लोगों को, इसके बाद भी इतने प्रॉपर एविडेंस होने के बाद भी ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही थी, ठीक है। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, काफ़ी केस चला, तब जाकर के इन्होंने तो डिमांड की थी 3 बिलियन कंपेंसेशन की, लेकिन डिमांड की थी इन्होंने 1985 में, और मिला कब था, और अमाउंट मिली थी 470 मिलियन अमाउंट मिली, वो भी इन द ईयर 1989 में। आज भी जब 24 ईयर्स लेटर जब वहाँ पे लोग हैं वो जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जॉब, ये सब पॉइजन हो चुका था यूनियन कार्बाइड की वजह से।
तो ये केस स्टडी हमने क्यों पढ़ी? ये केस स्टडी हमने इसलिए पढ़ी कि आगे जो हमारे टॉपिक हैं वो सब इसी केस स्टडी पे रिलेटेड रहेंगे। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। एक वर्कर की वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या होती है, तो हमें समझना है। तो इसके लिए हमने जो अभी भोपाल का जो डिजास्टर पढ़ा है उसमें से हम एक हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया, कि इतनी बड़ी कंपनी है अमेरिका को छोड़ के हमारे इंडिया में ही क्यों आई। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि हमारे इंडिया में क्या है, चीप लेबर है, जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले पीपल हैं, वो कम से कम प्राइस में या कम से कम सैलरी में काम कर लेते हैं। वेजेस दैट द कंपनी पे टू द वर्कर्स से इन द यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू द वर्कर इन पुअरर कंट्रीज। तो अगर ये यूएसए में पैसे सैलरी पे करनी पड़ती तो वहाँ पे इनको ज़्यादा पे करनी पड़ती वर्कर्स को, और इंडिया में इनको कम पे करनी पड़ती। तो इस तरह से जो एक्सपेंसेस थे, जो वर्किंग आवर्स थे, वो यूएसए में अलग होते हैं और यहाँ पे इनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस इससे क्या हो रहा था, इनकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई थी। अब जो ये प्लांट लगा था बिटवीन 1980 to 84, द वर्क क्रू ऑफ MIC प्लांट was cut in the half from 12 to 6 वर्कर। तो इन्होंने क्या किया कि इसको पहले इन्होंने रखा था, जो काम करने के लिए जो पीपल रखे थे 12 रखे थे, बाद में इसको भी इन्होंने 6 कर दिया कॉस्ट कम करने के लिए। और साथ में ही जो सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर इस तरह से कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, इस तरह का कोई प्लांट लगा रही है, तो पहले वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो नॉर्मली जो ट्रेनिंग है वो होती है 6 मंथ की। इन्होंने यहाँ भी कॉस्ट कट करने के लिए क्या किया, उस ट्रेनिंग को 15 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, प्लस अब जो नाइट शिफ्ट थी, कि अगर नाइट शिफ्ट में उस टाइम ड्यूटी पे कोई पर्सन होता, अगर इस तरह से गैस लीक हुई है तो वो उसको वहीं पे बंद कर सकता था उस टैब को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाइट शिफ्ट में भी किसी की ड्यूटी नहीं लगी थी, तो उन्होंने नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी नहीं लगाई। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसका एक और प्लांट यूएसए में भी है और एक प्लांट इनका भोपाल में भी है। तो अब देखते हैं हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे फैसिलिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस। तो यूएसए में जो ये इनकी कंपनी है, वहाँ पे तो जो भी सिस्टम था उसको मॉनिटर करने के लिए क्या था, कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर हो रहा था वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं। वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं, यूनियन कार्बाइड में क्या हो रहे थे, मैनुअल गॉजेज और ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट द गैस लीक। मतलब ह्यूमंस हैं वो खुद ही अलार्म बजाएंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, खुद ही सेंस करेंगे कि कोई गैस लीक हुई है तो वो जाएंगे। प्लस अब जो वेस्ट वर्जीनिया प्लांट है वहाँ पे तो एमरजेंसी इवोकेशन प्लान्स थे। वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपनी रूल्स रेगुलेशन को लेकर के, कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री या सेटअप करनी है तो पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट को क्या है, लोगों की वर्थ है, वर्कर्स की वर्थ है। लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं दोनों में, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि जो वर्थ है ना इंडिया में वर्कर की, वो ऐसे है कि एक वर्कर दूसरे वर्कर को इजीली रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि जो लोग हैं वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी, अनसेफ कंडीशन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। और इसी का जो बेनिफिट है वो उठाते हैं ये एम्प्लॉयर्स। Even so many years after the भोपाल गैस ट्रेजेडी, there are regular reports of accident in the construction sites। और अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट्स रुक गए हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लोग इजीली मिल जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉज। जो सेफ्टी लॉज हैं इनको एनफोर्स कराया जाए। एज द लॉ मेकर एंड एन एनफोर्सर, गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। तो गवर्नमेंट को इंश्योर कराना है कि जो लॉ बना दिए हैं उनको एनफोर्स भी कराया जाए, लोगों से मनवाया भी जाए, उसको लागू भी किया जाए। इट्स लाइक जैसे कि अभी कोरोना है, अगर आपने मास्क खरीद लिया है इट डजंट मीन कि आप सेफ हो, जब तक आप उसको वियर नहीं करोगे, उसको पहनोगे नहीं। तो ऐसे ही लॉज हैं, लॉज बना दिए हैं, इट डजंट मीन कि सब ठीक हो जाएगा, उसको आपने फॉलो भी करवाना है लोगों से। It is also the duty of government to ensure that right to life guaranteed
अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। तो जो गवर्नमेंट है ये इंश्योर कराती है, इन्होंने आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 21 में कौन सा राइट है हमारे पास, राइट टू लाइफ, ठीक है, तो इसको वॉयलेट भी नहीं कराना है। लेकिन अभी जो हमने सिचुएशन देखी यूनियन कार्बाइड प्लांट की, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे जो वॉयलेशन हो रहा था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का, वो बहुत ही बुरी तरह से हो रहा था। एक भी तो वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, कोई लॉज को वो मान नहीं रहे थे। तो इसमें फर्स्ट था सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, कि इंडिया में इस तरह से कोई सेफ्टी लॉज ही नहीं है जैसे यूएसए में है। वो अपने लॉज को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अपने जो भी उनके सिटीज़न हैं उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड, या तो कुछ लॉज बने ही नहीं थे प्रॉपर जो होने चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और जो कुछ थोड़े बहुत बने हुए थे उनको भी एनफोर्स नहीं किया गया। गवर्नमेंट स्टार्टिंग में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज्ड, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे उन्होंने तो मना ही कर दिया, ये प्लांट बिल्कुल हजार्डियस नहीं है, बिल्कुल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको इन्होंने कहाँ सेटअप कर दिया कि जहाँ आपका मन करे आप वहाँ सेटअप करो। और उन्होंने पॉपुलेटेड लोकेलिटी जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पे इसको सेटअप करा दिया गया। प्लस व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 वाज अ सेफ्टी वॉयलेशन। तो जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि जो आप प्लांट लगा रहे हो इसमें सेफ्टी इशू है, ये एक इशू है, तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इससे हमारी जो भोपाल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होंगी, तो उसको परमिशन दे दी। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने भी कंटिन्यू अप्रूव कर दिया। जब ऊपर से चीज़ें अलाउ हो रही हैं तो उन्होंने भी बिना किसी चीज़ को गलत बताए हुए इसको परमिशन दे दी। तो अब यहाँ पे रोल किसका था, द रोल ऑफ ए लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। तो ये मेन रोल उनका था कि उनको चेक करनी चाहिए थी, हर सिचुएशन को पहले एनालाइज करना चाहिए था, प्रॉपर रूल रेगुलेशन होने चाहिए थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बने होने चाहिए थे। अगर ये चीज़ें होती तो शायद इस तरह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती और इसको रोका जा सकता था। With more industries being set up by both local and foreign business in India, there is a great need for strong laws protecting the workers' right and better enforcement of these laws. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हों हमारी कंट्री में फॉरेन और बिजनेस को लेकर के, लेकिन ये चीज़ें लेकिन हमें करना भी क्या है, हमें जो वर्कर्स हैं हमारे उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज की रिक्वायरमेंट है, और जो लॉज ऐसे हों कि उनको एनफोर्स भी कराया जाए। नीड्स न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब 1984 में तो क्या था, एनवायरनमेंट को कैसे मानते थे, एक फ्री एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, और कोई कहीं भी इंडस्ट्री लगा लेता था और फिर उससे एयर पॉल्यूट होती थी, ठीक है, और वाटर पॉल्यूशन होते थे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिल्कुल है कि एक फ्री एंटिटी बना के। लेकिन जो भोपाल डिजास्टर हुआ इससे एनवायरनमेंट का इशू बहुत सामने आया, तो इसमें क्या किया गया, इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट एक्टिविस्ट आगे आए और उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल लेते हुए गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। तो इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन द एनवायरनमेंट। उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर कुछ नए लॉज बनाए। तो उसमें फर्स्ट था द पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन इन द एनवायरनमेंट, कि जो भी फैक्ट्री सेटअप करेंगे पर्टिकुलर रूल्स बना दिए कि जो स्मोक रहेगा वो इस लेवल तक रहेगा, जो इससे ज़्यादा डैमेज करेगा एनवायरनमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आंसरेबल होगा, उसे आंसर देना होगा। द एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर। एनवायरनमेंट हमारा नहीं है, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उनका भी है, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से डैमेज नहीं करना है, और जो करेगा उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और हमें कोई राइट नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इसको इस तरह से डैमेज करें। द कोर्ट ऑल्सो गेव ए नंबर ऑफ जजमेंट अपहोल्डिंग द राइट टू द हेल्दी एनवायरनमेंट एज इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एनवायरनमेंट को, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को किस में रख दिया, राइट टू लाइफ में रख दिया, कि इंसान तभी जिंदा रहेगा जब उसको जो एनवायरनमेंट है जीने के लिए, जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री मिलेगा,
तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ द पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। एक ह्यूमन बींग तभी सर्वाइव कर पाएगा, तभी अपनी लाइफ हेल्दी स्पेंड कर पाएगा जब उसको रहने के लिए एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस तरह से लॉज को सेट करें और चेक करते रहें पॉल्यूशन को टाइम टू टाइम, रिवर्स की क्लीनिंग और जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंडस्ट्री सेटअप है जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटी को मॉनिटर करना भी अब ये गवर्नमेंट का काम है। अब आते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने पूरा अब तक क्या समझा, हमने यही देखा कि जो लॉज है ना हमारी हर सिचुएशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, चाहे वो किसी तरह की सिचुएशन हो। अगर हम बात करते हैं मार्केट की, ऑफिस, फैक्ट्री की, तो लोगों को जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उससे बचाते हैं। अब मार्केट में कौन कौन किन किन को डिस्कस किया था हमने, प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन, जिनका मेन मोटिव क्या था, इनका मेन मोटिव था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस ही क्यों ना करनी पड़े। जो वर्कर के वेजेस हैं वो हम चाहे बिल्कुल कम से कम कर दें और चाहे तो हम बच्चों से ही अपनी फैक्ट्री में काम करा लें। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए लॉज क्या है, काफ़ी नेसेसरी है। प्लस फिर हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग द लॉज, इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया कि लॉज बनाए हैं उनको एनफोर्स भी कराया जाए और अपहोल्ड किया जाए। मतलब ये नहीं है कि आज लॉ बना दिए, आज एनफोर्स करा दिए, कल वो चीज़ खत्म हो जाएगी, उसको मेंटेन करना है, आगे भी उस लॉज को फॉलो करते रहें लोग, ये चीज़ मॉनिटर करना भी काम गवर्नमेंट का है। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एप्रोप्रिएट लॉज एंड हैज़ ऑल्सो टू एनफोर्स दी लॉज। अब साथ में और क्या हुआ था, लास्ट में हमने देखा कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट है उस पर भी कोर्ट ने ज़्यादा फोकस किया और इसको किस में इंक्लूड किया, राइट टू लाइफ में। तो इस तरह से हमने हमारे चैप्टर में जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको देखते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ, वर्कर की क्या वैल्यू है। हमारी कंट्री में वर्कर्स जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द यूएसए में पूरे सेफ्टी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनसे काम कराया जाता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, कि कुछ लॉज बने हुए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही लॉज नहीं बने हुए हमारी कंट्री में, कुछ बने हुए हैं लेकिन वो वीक हैं और वो भी फॉलो नहीं हुए, तब प्रॉब्लम अराइज हुई। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, 1984 से पहले क्या हो रहा था कि एनवायरनमेंट को एक फ्री एंटिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। फिर उसके बाद में जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद एकदम से गवर्नमेंट अवेयर हुई और गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, कुछ लॉज बनाए हैं ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एनवायरनमेंट को सेव करके रखा जा सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।